नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोघ क्लासेस में आपका स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं। ये पोल्ट्री वाला सेगमेंट है और पोल्ट्री वाले सेगमेंट दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, आपके योजना आयोग पब्लिक नीति आयोग तक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल और उसके महत्वपूर्ण अन्य जो आयोग हैं इसके बारे में देखेंगे। साथ ही दोस्तों आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जैसे अगर आप इस बार आईएएस वाला पेपर देने जा रहे हैं 2025 का, उसके लिए हम क्या किए हैं, डिस्ट्रिक्ट आईएएस टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। आप उसे देख सकते हैं, अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, आरओ दे जा रहे हैं, जिस हिसाब से आयोग अपना पैटर्न बदल रहा है उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों आपके लिए डेली करंट अफेयर का मैटर बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, और वही मैटर दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमोघ क्लासेस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन शुरुआत करते हैं। देखिएगा लोकपाल के बारे में क्या है। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। अगर अगर पूछा जाए जो लोकपाल है, लोकपाल का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन का नाम काम क्या है इसका, नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है यह एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी है जिसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, 1809 में। कहां पर, स्वीडन में। ठीक है, अब पूछा जाए विश्व का पहला देश कौन सा है जहां पर लोकपाल की स्थापना हुई, तो उसका क्या नाम होगा, इसका आपका स्वीडन। ठीक है, आगे कह रहा है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन शिकायतों का निर्धारण ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत क्या हुआ, इसकी स्थापना किया जाता है। ध्यान देना है, जैसे हम स्वीडन में क्या पढ़ते हैं, ओम्बुड्समैन पढ़ते हैं, वैसे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं जिसकी स्थापना जो की गई है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा। और ध्यान देना है जो केंद्र स्तर होता है, केंद्र पर लोकपाल होता है, जबकि राज्यों के स्तर पर कौन होता है, लोकायुक्त। वही पदाधिकारी केंद्र में देखें तो आपका क्या होगा, लोकपाल होगा, और राज्य में देखें तो क्या होगा, आपका लोकायुक्त होगा। नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे की हैं। गैर संवैधानिक दर्जे का मतलब ये है इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि एक अधिनियम है, कौन सा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 अनधिक सदस्य होंगे। यानी इसमें कितने होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अनधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है एक अध्यक्ष, 8 अनधिक सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था का गठन तो मार्च 2019 में किया गया था और इसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। हालांकि पिनाकी चंद्र जी अब तो रिटायर हो चुके हैं, अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। और इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। आपके भारत के पहले क्या थे, ये लोकपाल थे। ठीक है, आगे क्या है, 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया है था। अगर पूछा जाए वह कौन सी पहली ऐसी समिति थी या एजेंसी थी जिसने कहा था लोकपाल की स्थापना होना चाहिए, वो कौन था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कब, 1966 में। उसके बाद 1967 में इसके जो अध्यक्ष बन गए थे हनुमतैया बन गए थे, क्या हनुमतैया बन गए थे, और जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यानी अगर पूछा जाए भारतीय संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था, पेश किया गया था, तो उसका क्या होगा आंसर, 1968 में। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 हुई। यानी कि पहला राज्य। आपसे पीछे से बहुत फेमस ये प्रश्न है यहाँ का, और बहुत पसंदीदा टॉपिक है जहां सब प्रश्न बनाता है। ठीक है, ध्यातत्व है कि उड़ीसा पहले ऐसे राज्य था जिसके लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, मगर यहाँ इससे 1983 में लागू किया गया। अगर पूछा जाए पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया, तो उसका क्या आंसर होगा, आपका उड़ीसा। ठीक है, आगे देखिएगा।
लेकिन अधिनियम बना कहाँ का? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 बना, यानी पहला ऐसा राज्य है जहां पर लोकायुक्त अधिनियम बना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका जो लोकायुक्त होता है अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और राज्यपाल उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में क्या करेगा? प्रस्तुत कराएगा। आगे चलते हैं। क्या है? 1993 में बोहरा समिति, कौन सी समिति? बोहरा समिति ने संबंध राजनेताओं और अपराधों के बीच गठजोड़ के था। अगर पूछा जाए बोहरा समिति किससे संबंधित थे? ये अपराधी, राजनीतिक आपराधिक कर से संबंधित थे। और उनको यह बताना था अगर किस प्रकार राजनेता जो होते हैं अपराधी एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजमन्नार आयोग प्रथम प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये राजमन्नार आयोग था। ठीक है, आईएएस और आईपीएस को क्या करने कहा? भाई साहब इनको नहीं होना चाहिए। ठीक, 28 सितंबर 1993 और अनुच्छेद 123 के तहत अधिकारों के प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। अगर पूछा जाए मानवाधिकार जो संरक्षण अध्यादेश किया था, पहले अधिनियम बना था, पहले अध्यादेश था, ये पहला अध्यादेश था। और कब जारी किया गया? 1993 में। और फिर बाद में इसे अधिनियम बना दिया गया और इस अधिनियम का क्या नाम था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 28 सितंबर के गैर संवैधानिक सामाजिक निकाय है जो ये आयोग का गठन किया गया था, ये 1993 में ही कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्या आगे देखिएगा। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था और इसके एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति होती है। ध्यान देना, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, जो इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसकी एक समिति सिफारिश करती है। कौन कौन करता है उस समिति में? कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? उस समिति की सिफारिश करते हैं कि भाई साहब आप इन्हें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाइए। तब आपके राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? उसको आपके अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी है। ध्यान देना, जितने भी आयोग हैं ज्यादातर करके उनकी जो सिफारिशें होती हैं केवल सलाहकारी होती हैं, ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, इसमें एक संशोधन किया गया है। क्या क्या कहा गया है इसमें? कह रहा है जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते थे, मतलब पहले ये था कि जो मानवाधिकार आयोग होगा उसके जो अध्यक्ष होंगे केवल मुख्य न्यायाधीश होंगे, पूर्व के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन अब ये दायरा विस्तार कर दिया गया और ये कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके कोई न्यायाधीश रहा है तो भी क्या कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोग गैर सदस्यों और संख्या 2 या 2 से बढ़कर 3 कर दिया गया। ध्यान देना, इसमें जो पहले गैर सदस्य होते थे उसमें पहले केवल 2 सदस्य हो सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया? इनकी संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों संबंधित आयुक्त जो होंगे इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसके सदस्य के रूप में काम करेंगे। आखिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य, यानी ये जितने आयोग हैं ये आयोग के क्या है? इसके से सभी आयोग के जो सदस्य हैं ये कहाँ करेंगे? मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। संशोधन 2019 के द्वारा राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से कम 3 वर्ष कर दिया गया। पहले क्या था? इनका जो कार्यकाल था कहा गया था 70 वर्ष या फिर 5 वर्ष। अब क्या है? 70 वर्ष अबले 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, लिखिएगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो राज्य मानवाधिकार होगा उसका जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर कोई अन्य जो न्यायाधीश होगा वही उसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। यानी अगर पूछा जाए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था, उसका आंसर क्या होगा? 1978।
ठीक है। इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 के तहत संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किया गया। यानी अगर देखा जाए कि इसको जो सांविधिक दर्जा जो प्रदान किया गया, कब पहली बार इसके लिए कानून बना है अल्पसंख्यक आयोग के लिए, और क्या होगा इसका आंसर 1992। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध भाषियों के लिए अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जैनियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1789 में मंडल आयोग का मंडल आयोग का गठन किया गया, और यही मंडल ने क्या किया, पूरा मंडल आयोग ने क्या किया है, पूरा आरक्षण वाली व्यवस्था जो प्रावधान किया गया है इसी के आधार पर किया गया है। ठीक है, देखिएगा, मंडल आयोग के प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, इसका काम यही था। और इसने क्या काम किया, संविधान का अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, आगे क्या आपको पता ना, यूपीपीएससी और यूपीएससी कहाँ है इसकी स्थापना, ये क्या अनुच्छेद 315 में। ये तो खैर आप लोग इसी की तैयारी करते हैं, ये तो आपको जानकारी होगा ही होगा। ठीक, आगे क्या है, 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार या उनके राज्यों के विधानमंडलों आशय या संकल्प पारित का संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की उत्पन्न कर सकती है। इसका मतलब क्या है, जैसे है क्या, कोई 2 छोटे राज्य होंगे, अब उनकी इच्छा ये है कि हम एक आयोग नहीं गठित कर सकते, बल्कि दोनों आपस में मिलकर एक आयोग का गठन करते हैं, जो आपके भी मतलब जैसे मान लीजिए 2 राज्य हैं, एक राज्य हो गया मान लिया पंजाब, दूसरा हरियाणा। अब ये कहे दोनों मिलकर क्या करे, संसद से कहे, संसद महोदय एक आप लोक सेवा आयोग की गठन कर दीजिए जो हमारे दोनों लोगों को क्या करे, परीक्षाओं का आयोजन कराए। तो क्या करे, संसद क्या करे कि ऐसे लोक सेवा आयोग की गठन करिए, लेकिन ध्यान देना जो इनका वेतन भत्ता सब होगा ये दोनों सरकारें मिलकर करेंगी, संसद इस पे कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्या करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे क्या है, संविधान का अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग होगा अपना रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा किसको देगा अपना रिपोर्ट, राज्यपाल को देगा। ठीक है, अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग होगा उसे कहां से पैसा मिलेगा, और भारत के संचित निधि से। जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसको कहां से पैसा मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा राज्य के संचित निधि से। अब हमें ये देखना है इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उसके बारे में। ठीक है, क्या हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, ध्यान देना है, पिनाकी चंद्र घोष। कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। एएम खानविलकर जो हैं वर्तमान में जो 2024 जो नियुक्त किए हैं ये लोकपाल हैं आपके वर्तमान में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के स्थापना सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। कौन की दिया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर को आप सही सुना, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, ध्यान देना है, कौन किया था, आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किया था। कौन किया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। ठीक, आगे का चलते हैं। अगला क्या है, अम्बुड्समैन भारतीय प्रतिबंध किसका है, लोकपाल का। किसका है, लोकपाल। स्वीडन में क्या कहा जाता है उसे, स्वीडन में अम्बुड्समैन कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से बार बार वही प्रश्न बन रहा है, आगे चलिएगा, फिर से वही प्रश्न बना है, आगे है देखिएगा। संसद पहला लोकपाल विधेयक कब पारित की थी, 1968 में। कब आया था, 1968 में। हालांकि ये पास नहीं हो पाया था बट आया था 1968 में। ठीक है, राज्यसभा में इसे लंबित रह गया था। ठीक है, संसद का पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 1969 में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने का स्थिति क्या है, लोकसभा विघटित हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, आगे क्या है, लोकपाल विधेयक 2011 के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। ठीक,
अगला क्या स्टेटमेंट है आपका? अगला है इसमें कि सी पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया गया था। नहीं दोस्तों, पी चिदम्बरम ने इसे नहीं पेश किया था। ठीक है, आगे क्या है? इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट छोड़ के बाकी सब क्या है आपके सही है। क्यों? दूसरा अगर गलत कर दिया आपको, चौथा स्टेटमेंट आपका अपने आप सही चला गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका लोकपाल बिल मंसविदा तैयार करने के हुए जो पैनल किया गया था, कौन कौन था उसमें? इसमें कौन थे? आपके अन्ना हजारे साहब थे और आपके संतोष हेगड़े साहब थे और आपके शांति भूषण जी थे। ठीक है, इसमें किरण बेदी और प्रशांत जोशी ऐसा नहीं थे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल के मंसविदा कौन कौन तैयार किया था? 5 सदस्य थे इसमें, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किया था? किसने किया दोस्तों? महाराष्ट्र। किसने किया था? महाराष्ट्र। भी जस्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की थी? क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे कर देगा? किसको देगा दोस्तों? राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो केंद्र में लोकपाल होगा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। केंद्र वाला किसको देगा? जो लोकपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण कितनी है दोस्तों? किसकी कितनी अवधि? 8 साल तक। कितना? 8 साल तक कोई ले सकता है। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है आपका? 8 साल। ठीक, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत है। ठीक है, अब कह रहा है इनकी पहले तिथि जो 2000 मतलब पहले 6 वर्ष थी, लेकिन 2012 में इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था दोस्तों? उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड। कर ये सब करंट वाले क्वेश्चन थे, हालांकि अब स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, इसलिए आपके लिए प्रश्न बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को उसके अपने दायरे में ले लिया था? बताइएगा। आप बताइए कि किसमें लोकायुक्त अपने दायरे में ले लेता है? इसमें सभी का होगा। इसका उत्तर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा। दरअसल होता क्या है, जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं इनके दायरे में सभी मंत्री, समझिए, सभी मंत्री और ए बी सी डी जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं सब आ जाते हैं। कोई भी सिर्फ राज्यपाल एक छूटा रहता है, बाकी कोई छूटा नहीं रहता। ठीक है, देखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्रा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब आदि के अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री भी ले लिए गए। यानी मुख्यमंत्री आपका भ्रष्टाचार करे बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है? अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई। बिल्कुल, भारत के जो संविधान उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई। ठीक, आगे क्या है? अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है और इसके ऊपर दो वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? ध्यान देना है दोस्तों, जो अल्पसंख्यक आयोग है इसकी स्थापना कब हो रही? शुरुआत में तो 1978 में की गई है। ठीक है, बाद में एक इसके आयुक्त की स्थापना की गई। ठीक है, जो किसी अधिनियम के द्वारा की गई है, न कि संविधान के तहत। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा है? संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अल्पसंख्यक के विषय में कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है? भारत सरकार 5 समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में सूचित करती है। हालांकि दोस्तों पहले स्टेटमेंट सही था, लेकिन बाद में जब जैनियों को शामिल कर दिया गया तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? पहला गलत हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। नहीं दोस्तों, 1992 में दिया गया। अभी जस्ट ऊपर देखिए हम लोग। ठीक है, भारत का सबसे छोटा समुदाय कौन था? पारसी है। ठीक, आगे क्या है? भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और सुरक्षा देता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा।
भारतीय संविधान के धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में सूचित किया गया था। कौन कौन सा? वर्तमान में भारत में 6 हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है, ये क्या है? भारत में अल्पसंख्यक के दर्जा इन्हें दिया गया है। आगे क्या है? 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका जो अल्पसंख्यक आयोग बना है 1992 में संसदीय अधिनियम के द्वारा बना है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया। ठीक, आगे क्या है? अब कह रहे हैं अल्पसंख्यक सूची में सबसे छोटा समुदाय पारसी है, किंतु इससे भी छोटा अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान है जिन्हें यद्यप मान्यता नहीं प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं कि पारसी ही, क्योंकि हम 6 धर्म जानते हैं, 6 ही धर्म नहीं है, अन्य समुदाय भी हैं, लेकिन उनकी गणना हम नहीं करते इस आधार पे। हालांकि स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाता है। ठीक, आगे चलिएगा। बोहरा समिति का अध्ययन किस पे किया गया है दोस्तों? अभी जस्ट हम लोग चर्चा करते हैं राजनेताओं अपराधों के साठगांठ। यह राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीति और अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी थी। क्या नाम था उसका? बोहरा समिति। क्या नाम है? बोहरा समिति। ठीक है, अगला क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस कहते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस कहते हैं, कह रहा है समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? राजमन्नार आयोग। किसने किया था? राजमन्नार आयोग ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से घोषणा 1948 के तहत सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? आप बताइए ऐसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो आपके 1978 के बाद, मतलब कि मौलिक अधिकार के अलावा आपके लिए आवश्यक है? बताइएगा क्या है? उद्देश्य क्या, या फिर डीपीएसपी, या फिर मूल कर्तव्य? इसमें ध्यान देना है दोस्तों, तीनों ही हैं। तीनों जो हैं, चूंकि फंडामेंटल राइट के अलावा यही ऐसे चीज है जहां पर इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा कब किया गया था? 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 और 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। आगे क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? इसमें 30 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 30 है। ठीक है, ये चूंकि एमपीपीसीएस अगर आप देने जाते होंगे तो एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एमपीपीसीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, मानवाधिकार संबंधित प्रश्न वहां पे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे मानवाधिकार संबंधित जितने प्रश्न बने हैं और एमपीपीसीएस वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, यूपीपीसीएस इधर किधर यहाँ से प्रश्न उठाया है। और एक ही एससी एसटी अधिनियम करके पूछा जाता था पहले, वो भी एमपीपीसीएस में अधिक पूछा जाता है। ठीक, मानव अधिकार का अवधारणा प्रमुख बल संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, मानव होने के नाते अधिकार। यानी मानव होने के नाते जो हमें गरिमा मिलती है उसकी अधिकार बोलता है, न कि हमें संपत्ति या अन्य चीजों की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार नहीं है? बताइएगा। निष्ठा का अधिकार। निष्ठा का अधिकार जो है आपको फंडामेंटल राइट है, किसके तहत? 2017 में एक केस आता है पुट्टा स्वामी केस आता है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई साहब निष्ठा का अधिकार का है आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, हालांकि ये मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। कौन सा है दोस्तों? द्वितीय पीढ़ी जो मानव अधिकार है इसमें देखिएगा कौन कौन सा आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक अधिकारों का उल्लेख है। प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकारों में कौन कौन? नागरिक और राजनीतिक आए जाएंगे, समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 और 27 को लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में शामिल है। अतः इससे क्या है? द्वितीय पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? द्वितीय पीढ़ी के। कितनी पीढ़ी के अंतर्गत? द्वितीय पीढ़ी के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना है क्या? शहर का अधिकार एक सम्मान मानव अधिकार है, एक सम्मत मानव अधिकार है, तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा प्रतिबंधित को मॉनिटर करता है। अच्छा, प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है।
शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर सार्वजनिक स्थानों पर वापस लेने और सार्वजनिक सहभागिता को अधिकार देता है। शहर का अधिकार इस आशय है कि राज्य के शहर अधिकृत बस्तियों को किसी लोक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत का है। पहला स्टेटमेंट गलत, क्यों गलत है देखिएगा। शहर का अधिकार राइट टू सिटी स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक समाजवादी हेनरी लेफेबर ने किया था, कब? 1968 में। ठीक है। लैटिन अमेरिका और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलन के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया। शहर का अधिकार जो है वस्तुतः शहरी विकास और मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। शहर का अधिकार शहर के सभी निवासियों को अप्रवासी मरीन बस्तियों को निवास और बेघरों के सहित क्या सबको जीवन के मूलभूत अधिकार को मान्यता देता है। ठीक है, आगे क्या देख रहा है देखिएगा। यह शहर के प्रत्येक निवासियों को सार्वजनिक स्थानों पर वापस लेने और सार्वजनिक सहभागिता के अधिकार देता है। इसका तात्पर्य है राज्य शहर और लोक सेवा आयोग सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों को अनधिकृत बस्तियों को निवासियों को कोई भेदभाव नहीं करे। इसका मतलब क्या है? अगर आप जितनी सुविधाएं आप अच्छे खासे सोसाइटी को देते हैं उतनी सुविधाएं क्या करेंगे आप जो अदर सोसाइटियां हैं उसे भी उपलब्ध करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भैया मलिन बस्ती है गरीबी इनको हम नहीं देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया। कब किया गया अध्यादेश? किसके तहत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, आगे चलिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 में ये चीज लागू हुई थी। नेशन लोग देख चुके हैं। ठीक, आगे आइएगा। क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई? किसमें? अनुच्छेद धारा 2M में। किसमें? धारा 2M में। एमपीपीसीएस का है, इसे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एमपीपीसीएस की यहाँ बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसलिए अलग से इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं एमपीपीसीएस जहां पर बनता है। ठीक, क्या है देखिएगा यहां से, क्योंकि बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वही हम बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। निम्नलिखित विचार कीजिए कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिससे भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। नहीं दोस्तों, अब क्या है? इसका विस्तार कर दिया गया। प्रश्न काल में ये ऑप्शन सही था, यानी ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है? कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अदर न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्त हो, तो क्या कर सकता है? इसका अध्यक्ष बन सकता है। अगला स्टेटमेंट है उक्त आयोग अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं होता दोस्तों, 3 वर्ष हो गया। कितना है? 3 वर्ष हो गया, यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन बन सकता है दोस्तों? आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सीजीआई हो सकता है या फिर कोई अन्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, क्या है? उच्चतम न्यायालय कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के कोई सेवारत न्यायाधीश या फिर केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं रह गया है, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं। ऑप्शन ए आपका सही हो सकता है, कुछ हद तक ध्यान देना, कुछ हद तक सही हो सकता है, इसमें सीजीआई शामिल कर लिया जाए तो। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसमें बताइएगा। अभी क्या है? एएम खानविलकर। कौन? एएम खानविलकर है। ठीक है, सॉरी, अभी दूसरे के संजय दत्त करके है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति अधिकृत करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? फिर से वही प्रश्न है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका
राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल द्वारा ही नियुक्तियां एक समिति के सिफारिश भी की जाए। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और लोकसभा में अध्यक्ष और विपक्ष के नेता द्वारा इसमें होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, वैसे इसमें भी एक समिति होती है जिसके सिफारिश के आधार पर राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन कौन होता है इसमें? मुख्यमंत्री होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगर विधान परिषद जहां पे है तो उसका क्या होगा? सभापति क्या होगा? इसमें शामिल होगा। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन शामिल नहीं है? ध्यान देना, राज्यपाल। समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते, बल्कि क्या करता है? राज्यपाल नियुक्ति देता है, ना कि उस समिति में सिफारिश करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और के रूप में उच्च न्यायालय कोई आसीन न्यायाधीश, कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? संबंधित राज्य का अगर हाईकोर्ट ये कह दे आप इनकी नियुक्ति दे सकते हैं, उस योग्य है, तो क्या कर सकता है कि राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्त की दशा में एक सदस्य के और को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने के साथ किसे है? ध्यान देना है, यह राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल ही किसी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य नहीं है? क्या है? देखिएगा, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल यही काम है। किसी को जेल देखना, बिल्कुल देख सकता है। अधिकारों के स्वैच्छिक पुनर्वलोकन करना, बिल्कुल कर सकता है। मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वाले को सजा देना न्यायालय काम होता है दोस्तों, न कि आयोग का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राज्य आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? दोस्तों, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? विधानसभा के। किसके? विधानसभा के। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य आयोग प्रत्येक सदस्य राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत प्रयोग के करके आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को समझा जाता है। किसे कहते हैं? इससे लोक सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक सेवक। ये क्या कहता है? ऐसा अधिकारी ये समझा जाता है जिसके अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, एमपीपीसीएस जो है आपका, इस पे मानवाधिकार आयोग को बहुत प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताइएगा। राज्य वित्त आयोग बिल्कुल संवैधानिक संस्था है, कहाँ? 243 में इसका उल्लेख है। केंद्र वित्त आयोग बिल्कुल 280 में इसका उल्लेख है। और लोकसभा सचिवालय, इसका भी लोक किस तरह पे 98 में है, अनुच्छेद 98 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? एक सामुदायिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक परिस्थिति में अन्य तीनों से भिन्न? पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। दोस्तों, ये तीनों जो हैं आपके संविधान में लिखे गए हैं। कहाँ है? संविधान में उल्लेख है, बल्कि राज्य मानवाधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। आगे देखिएगा, अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप बताइएगा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना बिल्कुल 1990 में किसके सिफारिश पर? सरकारी आयोग के। सरकारी आयोग जो सिफारिश किया था उसके आधार पर। मानवाधिकार 1993, सतर्कता सीवीसी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। संथानम, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद, ये आपकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, न कि 1954 में। ठीक, आगे चलते हैं। कभी राष्ट्रीय विकास परिषद देख लीजिएगा, 1952 में, अंतरराज्यीय परिषद 1990 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना क्या है? इसकी रिपोर्ट अनुशंसा प्रकृति की होगी। ठीक है, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। इसके अध्यक्ष जस्टिस एनएम वेंकटेशलैया रहे हैं और देश के सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें ध्यान देना तो केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ना कि संसद द्वारा। संसद कभी किसी की नियुक्ति नहीं करती, ध्यान देना है। कभी ऑप्शन में आ जाए संसद, संसद कभी किसी की नियुक्ति नहीं करती। देखिएगा, संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग कब नियुक्ति 22 फरवरी 2000 को की गई थी, जिसमें जस्टिस M.N. वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे, और यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। ठीक है, और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों में कार्यान्वयन, समीक्षा करना और आज के इसी प्रभावशीलता का आकलन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? M.N. वेंकटचलैया। कौन थे? M.N. वेंकटचलैया। केंद्रीय प्रदूषण जल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? खैर उस वक्त प्रधान आपके पर्यावरण मंत्री होते हैं, अब जो भी होगा देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 19 जो अधिनियम होता है 1974 के तहत क्या है, केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत क्या CBC यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है, और कब होती है? 1974 में। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधित मामलों को विशेष ध्यान देगा। ठीक है, और व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति, पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन और ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को क्या करें कि अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शिवदास मीणा है। कौन है? शिवदास मीणा। ठीक है, आगे क्या है? सोर्सिंग समिति किससे संबंधित दोस्तों? जो सोर्सिंग समिति आपकी जो मूल कर्तव्य था, शुरुआत मूल कर्तव्य हुआ था, मूल अधिकारों की तुलना निश्चित तत्वों की अग्रता, इसमें सोर्सिंग समिति गठित हुई थी। कब? जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? मूल कर्तव्य, वहां पे भी सोर्सिंग समिति मिलती है। अगला क्या है? मूल अधिकारों की तुलना में निश्चित तत्वों की अग्रता के संबंध में भी इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देखिएगा 1976 में सरदार सिंह समिति ने अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जानी जाती है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसी समिति की सिफारिश पर किया हुआ था। इसके सिफारिश के परिणाम है, मतलब इसी समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा संशोधन की बात कही गई थी। ठीक है, वह मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता मतलब अधिक वरीयता पर बल देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना की स्थापना की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? संथानम समिति। संथानम समिति ने क्या किया? CBC की स्थापना की बात की गई थी। साथ ही जो CBI की स्थापना हुई थी, इसकी भी कौन किया? संथानम ने किया था। कौन से? संथानम ने ही किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 1974 में। कब? 1964 में, सॉरी 1964 में संथानम समिति के आधार पर CBC की स्थापना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? दोस्तों इस कहीं नहीं, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान देना। CBC का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं। शुरुआत में यह गैर विधिक संस्था थी, लेकिन 2003 में इसके लिए एक नियम पारित हो गया, जिसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। इसके पहले यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान देना है इसको। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा, आपको बताना स्थापना CBI और भ्रष्टाचार निवारक कानून, ये दोस्तों 1988 में आया। कब? 1988 में। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही। प्रवर्तन निदेशालय दोस्तों 3 बार आपका स्थापना हुई है। इसकी एक स्थापना 1956 में हो रही है, फिर फेमा एक्ट के तहत हो रही है, मतलब इसके उल्लेख 2-3 जगह मिलता है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा। CBI ब्यूरो की स्थापना 1963 में कब हो रही है? 1963 में हो रही है। CBC की स्थापना 1964 में हो रही है। भ्रष्टाचार निरोध नियम 1988 में हो रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। कब हो रहा है? 1956 में। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन आपका गलत है। आगे है आपका मंडल आयोग, जिसके प्रस्ताव किसे अनुच्छेदवाद में सूत्रपात किया गठित किया गया था। क्या? मोरारजी देसाई ने क्या किया? मंडल आयोग का गठन किया गया था। और इसी समय क्या था? आरक्षण का जो स्थापना हुई थी, इसी के समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिएगा, मंडल आयोग, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी द्वारा किया गया था। ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत यह गठित की गई थी। यानी जो कमेटी थी किसके तहत गठित की गई थी? अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है, आगे क्या है? इसके अध्यक्ष विंध्यश्री प्रसाद मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल इसे कहा जाता है, कभी कभी क्या बीपी मंडल भी कहा जाता है। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे। कौन? दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीवान बंधु साहू और के सुब्रमण्यम। ठीक है, इनमें से दीन बंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण इनके स्थान पर कौन आए थे? LR नाइक आ गए थे। ठीक है, और इन्होंने 1980 में क्या किया था? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया था। ठीक है, अब क्या है? मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1980 में। कब दिया था? 1980 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार का कारण नहीं है, किसने बताया? धार्मिक कारण। मतलब ये बताया था, जैसे एक कमेटी गठित की गई थी, उसने ये बताया था आखिर इनके साथ जो अत्याचार होता है इसमें कौन से कारण नहीं होता। इसमें भूमि का निरूषण हो सकता है, ऋण की ग्रस्तता हो सकता है, बंधुआ मजदूरी हो सकता है, लेकिन धार्मिक कारण इसमें नहीं शामिल होता। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? कहाँ है दोस्तों? ये तो हम सभी को याद है, कोट कोट के दिमाग में भरा गया है। 315। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खैर लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये आप लोगों को खुद ही इतनी जानकारी होनी चाहिए इसके संबंध में। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के संघ लोक सेवा आयोग और निम्न में से कौन सही है? मतलब उसके बारे में बताना है कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? नहीं, ऐसा इसका काम नहीं है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के से लिए जाते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। दोस्तों यही दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना काम करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग अपना काम करता है। सोचिए पहले, अगर संघ लोक सेवा आयोग को लेना देना होता तो यूपीएससी या बीपीएससी जैसी संस्था कभी भ्रष्ट नहीं होती। ठीक है, जो सबसे अपने मनमानी काम करते हैं, बच्चे बेरोजगारी की स्थिति नहीं समझते। सबसे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघ लोक सेवा आयोग क्या है? कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। कैसी है? संवैधानिक संस्था। ठीक है, अभी चलिएगा, यह संवैधानिक संगठन है। क्या संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? यह संबंधित राज्य जब इसे कह दे, जब 2 राज्य कहेंगे भाई जब हमारे लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कराइए, तो यह अगर सिफारिश करे तो संसद एक विधि बनाएगी और विधि द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। और केंद्र संघीय लोक सेवा आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 किसके तहत? अनुच्छेद 317। ठीक है, आगे क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बट इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करेगा, सही पाता है हाँ इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सही है, तब इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन पदाधिकारी को संसद द्वारा संसद की भूमिका नहीं होती? किसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? अब बताइएगा। इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिल्कुल होती है संसद भूमिका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बिल्कुल संसद की भूमिका होती है। ठीक है, क्या है फिर? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसमें ध्यान देना है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनको हटाने में इनकी भूमिका नहीं होती। देखिएगा, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति ऐसे आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के
को राष्ट्रपति के निर्देश के दिए जाने पर उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 145 का अधीन प्रयोजन में निर्धारित हो। इसका मतलब क्या है? अगर मान ली किसी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना है तो राष्ट्रपति के पास जाएगी जिससे पारित, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे उच्च न्यायालय से न्यायाधीश से जांच करवाएगा, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? जबकि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की संसद की भूमिका होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? बताइएगा। सिविल सेवा की भर्ती पद्धति में, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुच्छेद के वाले सिद्धांत पर, सिविल सेवाओं के प्रोन्नतियों, सेवा के दूसरी सेवा के अंतर के संबंध में, या सिविल सेवा का हस्तांतरण। सिविल सेवा का हस्तांतरण जो होता है दोस्तों, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आयोग के ऊपर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो आयोग स्वेच्छाचारी हो जाता, फिर कहता हम ही सामरिक शासन है, तुम कौन होते हो यहाँ पे। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर देख लीजिएगा। भारत किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित किसके अनुमोदन के लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? क्या होगा दोस्तों इसका? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति क्या करता है? लोक सेवा क्या करता है? अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।